यूं तो उस शख्स का शुरुआती जीवन पीतल के बर्तनों के बीच गुजरा था, लेकिन अपनी उम्र से करीब 3 साल छोटी एक लड़की से हुई मुलाकात ने उसे देश के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार कर दिया। क्योंकि अपनी ही बहन के जरिए उस लड़के की दोस्ती ऐसी लड़की से हो गई थी जिसका सरनेम था गांधी। देश की सबसे मजबूत सिक्योरिटी फोर्स एसपीजी के घेरे में रहने वाली उस लड़की की सुरक्षा, लड़की पर लगी तमाम बंदिशें और गांधी सरनेम के साथ अपने आप आ जाने वाले सख्त प्रोटोकॉल्स के बीच उस लड़के के पास उस लड़की को तोहफे में देने के लिए पीतल के खिलौने थे और लड़की को इंप्रेस करने के लिए डांस फ्लोर की थिरकन। तब मिडिल क्लास फैमिली और एक छोटे से कारोबारी परिवार से आने वाले उस लड़के को शायद ही इस बात का एहसास रहा होगा कि उसकी दोस्ती की हैसियत क्या है। क्योंकि यह कहानी है तो फेरी टेल जैसी, लेकिन सत्ता के गलियारों में इस प्रेम कहानी को भी सोची समझी बिसात ही माना गया। और साल 1997 में जब यह प्रेम कहानी मुकम्मल हुई तो नेहरू गांधी परिवार में उसी लड़के के तौर पर एक नए सदस्य की आमद भी हुई। बीतते वक्त के साथ वो लड़का दामाद शब्द का पर्यायवाची बन गया और इसी शब्द से मिली ताकत ने उस लड़के को बिजनेस का वो अनोखा मॉडल सिखाया जिसमें बिना पूंजी लगाए अरबों का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता था। गांधी परिवार से मिला वो रसूख ही तो था जिसने आर्टेक्स नाम की एक छोटी सी ज्वेलरी फर्म के मालिक को रियल एस्टेट का वो खिलाड़ी बना दिया जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी बौने नजर आने लगे। क्योंकि तब राजस्थान के बीकानेर से लेकर हरियाणा तक की जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदकर करोड़ों में बेचने की भी बात सामने आई और सवाल उठा कि यह उस शख्स का कारोबारी दिमाग था या सत्ता का रसूख जिसने सारे नियम कानूनों को कागज तक महदूद कर दिया। जब यह देश साल 2012 के बाद भ्रष्टाचार के विरोध में उठी आंधी की चपेट में था, तो सबसे ज्यादा हमले भी उसी दामाद पर हुए जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, विदेशों में संपत्ति की जांच और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटते काटते वो शख्स अपनी पत्नी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। और आज भी जब उसका नाम गाहे बगाहे घोटाले के आरोपों में उछाला जाता है तो वो नेता ना होते हुए भी एक नेता की तरह ही उन आरोपों का जवाब देकर निकल जाता है। यह कहानी है इस देश के सबसे ताकतवर परिवार के उस दामाद की जिसकी पारिवारिक जिंदगी जितनी रहस्यमयी रही है उसका कारोबार उससे भी ज्यादा गहरे रहस्यों से भरा पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। किस्सा के इस एपिसोड में कहानी राजनीति में दामाद के पर्याय बन चुके फिटनेस फ्रीक, विदेशी कारों के शौकीन, प्रियंका गांधी के पति और गांधी नेहरू परिवार के जमाई राजा रॉबर्ट वाड्रा की, जिनकी मुरादाबाद के एक पीतल कारोबारी से रियल एस्टेट का कारोबारी बनने की कहानी जितनी तिलिस्मी है उससे ज्यादा तिलिस्म उनके परिवार के लोगों की हुई रहस्यमयी मौतों में भी छिपा हुआ है। तो आज किस्सा के इस एपिसोड में हम रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी का वो हर पहलू खंगालेंगे जिसमें उनकी मोहब्बत, उनकी शादी, राजनीति से उनका जुड़ाव और उनके साथ चस्पा घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो रॉबर्ट वाड्रा के परिवार की जड़ें उस सियालकोट से जुड़ती हैं जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बंटवारे के कुछ ही वक्त बाद रॉबर्ट वाड्रा के दादा हुकुम राय वाड्रा हिंदुस्तान आ गए थे और जाकर बस गए थे मुरादाबाद, जिसकी शिनाख्त पीतल नगरी के तौर पर होती है। इसी पीतल नगरी में साल 1969 में हुकुम राय वाड्रा के बेटे राजेंद्र वाड्रा के घर रॉबर्ट वाड्रा पैदा हुए थे। नाम पूरी तरह से ईसाई, क्योंकि मां मॉरीन एंग्लो इंडियन थी जिनकी जड़ें स्कॉटलैंड से जुड़ती थी। इसी परिवार में पैदा हुए रॉबर्ट वाड्रा को कारोबार विरासत में मिला था, क्योंकि पिता राजेंद्र छोटे मोटे हीरा कारोबारी होने के साथ साथ पीतल और लकड़ी के भी कारोबारी थे। राजेंद्र वाड्रा खुद तो हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए थे, लेकिन बेटे को पढ़ने के लिए उन्होंने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में रॉबर्ट का दाखिला हुआ चाणक्यपुरी के उस स्कूल में जिसे अंग्रेजों ने ही बनवाया था। नाम था द ब्रिटिश स्कूल। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो पिता ने बेटे के लिए दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनीज में से एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान भी खरीद दिया।
मां मौरीन भी दिल्ली ही आ गई और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। यह बात तब की है जब 80 का दशक आधा बीत चुका था। प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और उनके बेटे राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। अपने ही अंगरक्षकों के हाथों शहीद हुई इंदिरा गांधी की मौत को देखते हुए राजीव गांधी का सुरक्षा घेरा तब इतना तगड़ा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और ऐसी ही सुरक्षा राजीव गांधी के परिवार की भी थी, जिसमें उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी शामिल थी। इसी दौरान राहुल गांधी तो पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, लेकिन प्रियंका गांधी दिल्ली में ही मौजूद रहीं और वक्त ने उन्हें उसी चाणक्यपुरी के द ब्रिटिश स्कूल में पहुंचा दिया जहां रॉबर्ट वाड्रा पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे। उस स्कूल में एक और भी लड़की थी जिसका नाम था मिशेल। मिशेल रॉबर्ट वाड्रा की बहन थी और प्रियंका गांधी की क्लासमेट। तो क्लासमेट होने के नाते प्रियंका और मिशेल की दोस्ती भी हो गई और इसी दोस्ती के जरिए रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी के दोस्त बन गए। दोनों के बीच करीब 3 साल का फासला था, लेकिन आते जाते मिलते मिलाते दोनों के बीच की नजदीकियां सियासी गलियारों की भी सुर्खियां बनने लगी। और इस कहानी पर मुहर तब लगी जब प्रियंका गांधी पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के मुरादाबाद वाले घर पहुंची थी। उस वक्त प्रियंका से पहले उनकी एसपीजी सिक्योरिटी मुरादाबाद पहुंची और रॉबर्ट वाड्रा के घर को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि दोनों की मुलाकात की एक और कहानी भी बताई जाती है और वो कहानी शुरू होती है दिल्ली के ओएसिस क्लब से, जहां प्रियंका ने रॉबर्ट को पहली बार देखा था। तब रॉबर्ट सालसा कर रहे थे। उस डांस से प्रियंका इतनी प्रभावित हो गई कि उन्हें पहली नजर में ही रॉबर्ट से प्यार हो गया। अब मुलाकात का सच चाहे जो भी हो, लेकिन प्रियंका का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था कि रॉबर्ट के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। फिर भी दोनों की दोस्ती कायम रही। इस दोस्ती में थोड़ी दूरी तब आई जब साल 1991 में राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका की सुरक्षा इतनी सख्त हो गई कि कोई पास फटकने की भी सोच नहीं सकता था। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका की दोस्ती और भी गहरी हो गई, क्योंकि सर से पिता का साया उठने के बाद प्रियंका को जिस संबल की जरूरत थी, वाड्रा से उन्हें वो संबल मिला, हौसला मिला और उम्मीद मिली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही वो वक्त था जब ये दोस्ती उस मकाम पर पहुंच गई जहां से दोनों के लिए लौटना मुमकिन नहीं था। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में जब देश की राजनीति हिचकोले खा रही थी, दोनों का रिश्ता चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ना कोई सार्वजनिक ऐलान हुआ, ना ही किसी तरह का राजनीतिक मंच सजा। और फिर एक दिन गांधी परिवार के सरकारी आवास 10 जनपथ पर रॉबर्ट वाड्रा अपनी बारात लेकर पहुंच गए। इस पूरे वाकये को रॉबर्ट वाड्रा अलग अलग इंटरव्यूज में याद करते हुए बताते हैं, प्रियंका से मेरी मुलाकात साल 1986 में तब हुई जब हम दोनों ही दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे। हमारी मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती हैं। जब हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो मैंने घुटने पर बैठकर उन्हें प्रपोज नहीं किया था। हमने सिर्फ बात की, हमारे परिवार मिले और फिर सब ठीक हो गया। लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बात देश के सबसे ताकतवर गांधी परिवार के होने वाले दामाद की थी, तो बैकग्राउंड चेक करना भी जरूरी था। ऐसा माना जाता है कि यह बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की थी देश की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, क्योंकि तब परिवार के सामने 2 सवाल सबसे बड़े थे। पहला, क्या रॉबर्ट वाड्रा वाकई प्रियंका से प्रेम करते हैं और उनके इरादे वाकई नेक हैं? और दूसरा सवाल था कि क्या रॉबर्ट वाड्रा किसी गलत व्यक्ति के प्रभाव में तो नहीं है, ताकि वो प्रियंका के जरिए गांधी परिवार के करीब आकर संबंधों का फायदा उठा सके। यह जांच भी लंबी चली और पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी तो सोनिया गांधी इस शादी के लिए राजी हुई। शादी के लिए दिन तय किया गया 18 फरवरी 1997। कुछ चुनिंदा मेहमानों के बीच रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की यह शादी संपन्न हुई। लेकिन यह शादी जितनी सादगी से भरी थी, इस शादी से एक विवाद उतना ही ज्यादा उछाला गया, क्योंकि तब कहा गया कि गांधी परिवार की बेटी की शादी एक मुसलमान ने करवाई है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत यह थी कि नेहरू गांधी परिवार मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था, तो शादी भी कश्मीरी रीति रिवाज से ही हुई थी। इस शादी की रस्में पूरी करवाने के लिए कश्मीर से ही पंडित बुलाए गए थे। नेहरू परिवार के कुल पुरोहित रहे पंडित इकबाल किशन रेऊ के नेतृत्व में ही यह पूरी शादी संपन्न हुई थी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने अनुष्ठान किया था।
खैर, इस शादी के बाद प्रियंका 10 जनपद से विदा हुई। उन्हें जाना तो चाहिए था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले उस घर में जो रॉबर्ट वाड्रा का था, लेकिन प्रियंका पहुंच गई एक और सरकारी बंगले में जिसका पता था 35 लोधी एस्टेट। तब ना तो प्रियंका राजनीति में थी और ना ही उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन प्रियंका मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी थी, तो उन्हें एसपीजी की सुरक्षा हासिल थी और इस नाते प्रियंका गांधी के लिए सरकार की तरफ से एक अलग बंगला भी अलॉट किया गया। तो मजबूरी में रॉबर्ट को भी इसी लोधी एस्टेट वाले बंगले में ही शिफ्ट होना पड़ा। अब वाड्रा की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, उनका खर्च भी बढ़ गया था, क्योंकि प्रियंका गांधी अब प्रियंका गांधी वाड्रा हो चुकी थी। उनके पास गांधी सरनेम तो था, लेकिन वो राजनीति में नहीं थी। प्रियंका का कोई अपना कारोबार भी नहीं था और उनका खर्च भी अब रॉबर्ट वाड्रा को ही उठाना था। साथ ही घर पर 24 घंटे मौजूद एसपीजी के जवानों को भी खाना पानी देना और उनका ख्याल रखना वाड्रा के ही जिम्मे था। तो वाड्रा ने तय किया कि वो अपना कारोबार अब और बड़ा करेंगे। इसके लिए रॉबर्ट वाड्रा ने 1997 में ही एक नई कंपनी बनाई जिसे नाम दिया गया आर्टेक्स। दिल्ली के सुखदेव विहार में स्थापित इस कंपनी को रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ही बनाया था। इसके जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने अपने खानदानी पीतल के कारोबार का एक्सपोर्ट शुरू किया, जिसमें हस्तशिल्प और फैशन एक्सेसरीज आदि शामिल थे। तब वाड्रा के पिता की फैक्ट्री में पीतल का सजावटी सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती थी, जिसे रॉबर्ट अपनी कंपनी आर्टेक्स के जरिए दुनिया के दूसरे देशों में बेचने लगे। इनमें डिजाइनर स्कार्फ, बीडेड बैग्स, बेल्ट्स जैसी चीजें भी शामिल थी। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा और साल 2001 तक यह कारोबार यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे रॉबर्ट वाड्रा के परिवार पर मौत का साया मंडराने लगा। तारीख थी 16 अप्रैल 2001। उस दिन रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल की कार हादसे में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब पीकर ट्रक चला रहे एक ड्राइवर ने मिशेल की गाड़ी को टक्कर मारी थी। यह हादसा दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ था। यह वही मिशेल थी जिन्होंने अपनी दोस्त प्रियंका को अपने भाई रॉबर्ट वाड्रा से मिलवाया था। हालांकि राजस्थान पुलिस ने तब कहा था कि जयपुर से दिल्ली वापस जाते वक्त कार का टायर फट गया था और अलवर के बहरोड के पास इस हादसे में मिशेल के अलावा एक और महिला की भी मौत हो गई थी। तब राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी और अशोक गहलोत उस सरकार के मुखिया हुआ करते थे। गांधी परिवार और खुद रॉबर्ट वाड्रा इस हादसे से उबर पाते उससे पहले ही 20 सितंबर 2003 को रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा मुरादाबाद के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। उस वक्त इस मौत को आत्महत्या करार दिया गया था, लेकिन ना तो तब और ना ही अब तक यह मालूम चल पाया कि रिचर्ड ने आत्महत्या आखिर क्यों की थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, लेकिन सियासी हलकों में इस आत्महत्या को उस नोटिस से जोड़कर भी देखा गया जिसे अखबारों में खुद रॉबर्ट वाड्रा ने जारी करवाया था और जिसके जवाब में खुद सोनिया गांधी ने भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। तब रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज के बेटे और वाड्रा के वकील अरुण भारद्वाज ने जनवरी 2002 में अखबारों में एक पब्लिक नोटिस जारी करवाया था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पिता राजेंद्र वाड्रा और भाई रिचर्ड वाड्रा से सारे संबंध तोड़ने की बात की थी और कहा था कि उनके पिता और भाई उनके नाम और गांधी परिवार से उनके रिश्ते का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहे थे। तब रॉबर्ट वाड्रा ने उस नोटिस में यह भी कहा था कि उनके पिता और भाई लोगों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नौकरी दिलाने और दूसरे सरकारी काम करवाने के नाम पर वादे कर रहे थे, जिससे गांधी परिवार की छवि धूमिल हो रही थी। लिहाजा गांधी परिवार की छवि को बचाने के लिए वो खुद को अपने परिवार से अलग कर रहे हैं। अखबारों में यह नोटिस रॉबर्ट वाड्रा के वकील अरुण भारद्वाज की ओर से जारी हुआ था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, राजेंद्र वाड्रा और रिचर्ड वाड्रा का रॉबर्ट वाड्रा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनकी उन तक कोई पहुंच है। ये दोनों ही लोग रॉबर्ट वाड्रा के नाम का इस्तेमाल करने या उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति से कोई वादा करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर ये दोनों लोग रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर कोई लाभ या काम का वादा करते हैं तो वो उनके झांसे में ना आए। वाड्रा की ओर से जारी इस नोटिस के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और रॉबर्ट वाड्रा की सासू मां सोनिया गांधी ने भी अपनी ओर से इस नोटिस की प्रतियां कांग्रेस मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों को भेजी
और निर्देश दिया कि रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तेदारों को किसी भी तरह की तवज्जो ना दी जाए। हालांकि इस नोटिस पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा कदम उठाना मुश्किल काम था, लेकिन यह फैसला जरूरी था ताकि उनके नाम का गलत फायदा ना उठाया जा सके। वाड्रा की ओर से जारी इस नोटिस के कुछ ही दिनों के बाद रिचर्ड वाड्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने इसे भाइयों के झगड़े के तौर पर भी देखने की कोशिश की, लेकिन कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला। और 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनने के बाद तो किसी ने भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की, क्योंकि सब कुछ ठीक चलने लगा था, सब ठीक दिखने लगा था, क्योंकि तब सरकार के एक फैसले ने रॉबर्ट वाड्रा को अखबारों की सुर्खियों में ला दिया था। हुआ ये कि यूपीए सरकार ने साल 2005 में रॉबर्ट वाड्रा को उन वीआईपीज की लिस्ट में शामिल कर दिया जिन्हें एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से छूट मिली हुई थी। उस वक्त सवाल उठे कि रॉबर्ट वाड्रा को आखिर किस आधार पर यह सुविधा दी गई है, क्योंकि वाड्रा तब देश के शायद अकेले ऐसे शख्स थे जिनका नाम किसी भी पद पर होने के बावजूद एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच बोर्ड पर देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के साथ चमका करता था। एक आम नागरिक के लिए एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा नियम पत्थर की लकीर थे, वाड्रा के लिए वो सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए थे। उस वक्त सवाल उठे, खबरें छपी, मीडिया में सुर्खियां भी बनी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस पूरे विवाद पर भी मिट्टी पड़ गई। फिर एक दिन खबर आई कि रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में तीसरी मौत भी हो गई है और उनके पिता राजेंद्र वाड्रा संदिग्ध परिस्थितियों में दिल्ली के एक होटल में मरे हुए पाए गए हैं। यह 3 अप्रैल 2009 की वारदात है, जब रॉबर्ट वाड्रा के पिता की लाश दिल्ली के यूसुफ सराय के सिटी इन नाम के एक गेस्ट हाउस में पाई गई थी। तब दिल्ली पुलिस ने इस मौत को आत्महत्या करार दिया था और उस गेस्ट हाउस के अटेंडेंट के बयान के आधार पर दावा किया था कि राजेंद्र वाड्रा ने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या की है और पुलिस ने पंखे से लटकती हुई बॉडी उतारी थी। लेकिन जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पाया गया कि उनके गले पर चोट का निशान था और लोहे की तार भी गले से लिपटी मिली थी। मौत की परिस्थितियां संदिग्ध थीं, इशारा आत्महत्या की तरफ था, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कुछ कहा और ना ही परिवार ने। और सवाल उठे कि अगर आत्महत्या थी तो वजह क्या थी और कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला। फिर यह भी कहा गया कि राजेंद्र वाड्रा तब लीवर सिरोसिस और डायबिटीज के मरीज थे, जिनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन अंतिम तौर पर परिवार में हुई 2 मौतों, यानी कि मिशेल की सड़क हादसे में हुई मौत और भाई रिचर्ड की मुरादाबाद में हुई मौत की तरह ही दिल्ली में हुई पिता राजेंद्र की मौत भी एक रहस्य ही बनकर रह गई, जिस पर सवाल उठते तो रहे लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पियां ही रही। और सवाल इसलिए भी उठे कि भाई और परिवार की मौत तब हुई जब रॉबर्ट वाड्रा ने इन दोनों से सार्वजनिक तौर पर अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया था और अब रॉबर्ट एक नए कारोबार की ओर बढ़ चुके थे, जिसमें अब पीतल नहीं जमीन थी जो सोना उगलती थी। रियल एस्टेट के कारोबार में उतरे रॉबर्ट वाड्रा ने 1 नवंबर 2007 को एक कंपनी बनाई और उसे नाम दिया स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। फिर एक और कंपनी बनी स्काईलाइट रियल्टी। फिर तो नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स, रियल अर्थ एस्टेट और ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग कंपनियां भी कुछ ही दिनों के अंदर अस्तित्व में आ गई। नवंबर 2007 से लेकर जून 2008 के बीच में वाड्रा परिवार ने कुल 5 कंपनियां बनाई, जिनमें से किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 25 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं था। इन सभी कंपनियों का डायरेक्टर सिर्फ एक ही महिला थी, जिनका नाम था मॉरीन, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की मां। तो इन्हीं कंपनियों में से जो पहली कंपनी थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, वो महज 1 लाख रुपए के कैपिटल पर लॉन्च हुई थी, यानी कि उस कंपनी के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ 1 लाख रुपए ही थे। लेकिन बनने के 3 महीने के अंदर अंदर ही फरवरी 2008 में इस कंपनी ने गुड़गांव के मानेसर शिखोपुर में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के जरिए करीब 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी। यह पूरा सौदा हुआ 7.5 करोड़ रुपए में। तब हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा उस सरकार के मुखिया थे। जमीन खरीद के 24 घंटे के अंदर ही जमीन का म्यूटेशन स्काईलाइट कंपनी के पास चला गया, यानी कि उसी दिन दाखिल खारिज भी हो गया। 24 घंटे के अंदर अंदर जमीन का मालिकाना हक भी रॉबर्ट वाड्रा के पास चला गया, जबकि आमतौर पर ऐसी डील को पूरा होने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगता ही लगता है। तब इस फुर्ती के लिए कांग्रेस सरकार की पैरवी को ही जिम्मेदार माना गया।
हालांकि तब कोई बड़ा बखेड़ा नहीं हुआ। असली कहानी जमीन की खरीद के तकरीबन 1 महीने के बाद तब शुरू हुई जब हरियाणा सरकार के मुखिया भूपेंद्र हुड्डा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को इस जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दे दी। जैसे ही जमीन का लैंड यूज बदला, जमीन के दाम आसमान पर पहुंच गए। फरवरी 2008 में जिस जमीन की खरीद 7.5 करोड़ रुपए में हुई थी, उसी जमीन को डीएलएफ जैसा बड़ा बिल्डर 58 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हो गया। 5 महीने के अंदर अंदर सरकार के लैंड यूज बदलने की वजह से जमीन की कीमत 8 गुना से भी ज्यादा हो गई थी। डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को कई किश्तों में ये पैसे चुकाए और आखिरकार साल 2012 में इस जमीन का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज डीएलएफ के नाम पर हो गया। लेकिन इस पूरे सौदे पर ग्रहण लगा दिया एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर ने, जिनका नाम था अशोक खेमका। अशोक खेमका उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और डायरेक्टर जनरल कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स के पद पर हुआ करते थे। अपनी ईमानदारी की वजह से वो ख्यात भी थे और कुख्यात भी। तो उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ की इस डील की जांच शुरू की। 11 अक्टूबर 2012 को इस केस की जांच को हाथ में लिए खेमका को अभी कुछ ही घंटे ही बीते थे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आदेश पर अशोक खेमका का तबादला कर दिया गया। तबादला हुआ हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। यह सिर्फ एक तबादला नहीं था, बल्कि रसूख के सामने सर उठाने वाले एक ईमानदार अफसर को सिस्टम की तरफ से दी गई सजा थी। और यह सजा ईमानदार अधिकारियों के साथ ही बनाना रिपब्लिक में प्रदर्शन करते मैंगो मैन के लिए चेतावनी भी थी कि कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, खास लोग तो सिर्फ कानून बनाने के लिए होते हैं। लेकिन खेमका भी अड़ियल अधिकारी थे। इस तबादले से पहले भी वो 25 से 30 तबादले झेल चुके थे। हर बार उन्हें अपनी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन इस बार तबादला होने के बाद भी खेमका ने अधिकारी वाला दिमाग लगा ही दिया। अपने पुराने पद को छोड़ने और नई जगह पर चार्ज लेने के बीच खेमका को वक्त मिल गया और इस वक्त का इस्तेमाल करते हुए खेमका ने डीएलएफ के नाम हुए म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज को रद्द कर दिया। खेमका ने इस डील को खारिज करते हुए कुछ दलीलें दी। खेमका का कहना था, दाखिल खारिज के दौरान नियमों का पालन नहीं हुआ है। जिस जमीन का सौदा हुआ उसकी चकबंदी चल रही थी, तो नियम के मुताबिक उसका दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता था। जमीन की रजिस्ट्री के समय भुगतान के लिए चेक के जो नंबर बताए गए वो असल में कभी मौजूद थे ही नहीं और ना ही उनके जरिए भुगतान किया गया, बल्कि ये तो कागज पर किया गया एक नकली सौदा था। एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए कानून के साथ खिलवाड़ किया गया और साथ ही जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से वो दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन हुआ है, वो अधिकारी इस काम के लिए अधिकृत अधिकारी था ही नहीं। इस पूरी डील के दाखिल खारिज को रद्द करते हुए खेमका ने दलील दी थी कि एक कलेक्टर के पास ऐसी ताकत होती है कि अगर उसे किसी सौदे में धोखाधड़ी या नियमों का उल्लंघन दिखे तो वो उसे रद्द कर सकता है। जब अशोक खेमका ने यह डील खारिज की तो यह वही वक्त था जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन अपने चरम पर था और अरविंद केजरीवाल उसके नायक बन चुके थे। तो केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठा लिया और फिर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम सीधे तौर पर किसी घोटाले के साथ जोड़ा जाने लगा। तब अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे और इस पूरी डील को क्विड प्रो को कहा था। अरविंद केजरीवाल और उनकी उस वक्त की टीम के अहम सदस्य रहे मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया था कि 1 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल वाली कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ की डील कैसे की और ये पैसे कहां से आए। पैसे का सोर्स बताते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने कहा था कि डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को बिना किसी गारंटी के 65 करोड़ रुपए का लोन दिया। डीएलएफ से मिले इसी पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी को 7.5 करोड़ रुपए चुकाए। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने जमीन का लैंड यूज बदल दिया और खेती की जमीन कॉमर्शियल हो गई, जिससे उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। रॉबर्ट वाड्रा ने यही जमीन महंगी कीमत पर डीएलएफ को बेच दी और खुद का एक भी रुपया लगाए बिना ही कुछ ही महीनों के अंदर करीब 50 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से बार बार दामाद और जीजाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था,
जिसके जवाब में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि आरोप राजनीति से प्रेरित है और जमीन की इस डील में सभी नियम कानूनों का पालन किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद डीएलएफ की ओर से भी सफाई आई और कहा गया कि कंपनी ने वाड्रा को कर्ज नहीं बल्कि एडवांस दिया था और यह एडवांस जमीन खरीदने के लिए था। इस बीच भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने अशोक खेमका के फैसले को पलटने के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का पैनल बना दिया। इस पैनल में शामिल थे कृष्ण मोहन, राजन गुप्ता और के जालान। इन तीनों ही अधिकारियों ने अप्रैल 2013 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ दोनों को ही क्लीन चिट दे दी और पूरे हंगामे के लिए अशोक खेमका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह फैसला दिया था। तब देश में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी, तो बात सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रही और कोई केस मुकदमा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने उतरी बीजेपी ने भी जीजाजी और दामाद के जरिए गांधी परिवार और केंद्र की मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उसी वक्त से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपों की वो फाइल बननी शुरू हो गई जो वक्त के साथ और भी मोटी होती चली गई, क्योंकि मई 2014 से पहले तक जुबानी आरोप प्रत्यारोप लगाकर बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा के जरिए गांधी परिवार पर निशाना साधती रही और गांधी परिवार के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा भी इसे राजनीतिक रंजिश बताकर खुद को पाक साफ करार देते रहे। लेकिन पहले केंद्र और फिर उसी साल 2014 के नवंबर में ही हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आ गई, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की फाइल खुलती चली गई। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 14 मई 2015 को रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी, जिसका काम रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील की जांच करना था। 14-15 महीने की जांच के बाद जस्टिस ढींगरा ने 31 अगस्त 2016 को सरकार को 182 पन्ने की एक रिपोर्ट सौंपी, जिसे सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि तब मीडिया में लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक उस रिपोर्ट में जस्टिस ढींगरा ने पाया था कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस देने के नियमों की अनदेखी की गई, जिससे जमीन के दाम बढ़ गए। साथ ही वाड्रा ने जमीन खरीद में अपना कोई पैसा नहीं लगाया और जमीन खरीद डीएलएफ के मिले पैसे से हुई। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और नगर योजना विभाग पर उठा कि आखिर जमीन की खरीद के 1 महीने के अंदर अंदर कैसे उसका लैंड यूज बदलकर उसके लाइसेंस को कॉमर्शियल कर दिया गया, जिसने जमीन के दाम को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हालांकि यह रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन जब मीडिया में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का नाम उछलने लगा तो उन्होंने नवंबर 2016 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करके इस जांच कमेटी का ही विरोध कर दिया। 23 नवंबर 2016 को जब इस केस की पहली सुनवाई हुई तो उसी दिन खट्टर सरकार ने एक अंडरटेकिंग देकर कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जाएगी, और यही हुआ भी। मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी भी बतौर मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल को शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी जस्टिस ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इस केस में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई, और इसका कतई यह भी मतलब नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा दोषी साबित हो चुके हैं, क्योंकि केस अब भी चल रहा है और वो किन किन जांच एजेंसियों के हवाले है और किस अदालत में किस स्टेज तक पहुंचा है, उसे जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि डीएलएफ लैंड डील कोई पहली ऐसी डील नहीं है जिसमें घोटाले के आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगे हैं। इन आरोपों की फहरिस्त लंबी है और उसी लंबी फहरिस्त की एक और कड़ी जुड़ती है राजस्थान के बीकानेर से। बीकानेर के कोलायत इलाके में भारतीय सेना की एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। इस फायरिंग रेंज का विस्तार करने के लिए सरकार ने फायरिंग रेंज के आसपास की जमीनों का अधिग्रहण किया और बदले में ग्रामीणों को मुआवजे के तौर पर कहीं और जमीन देने की बात कही गई। यह बात 90 के ही दशक की है। मुआवजा उनको दिया जाना था जिन्होंने अपनी जमीन फायरिंग रेंज में दी थी,
लेकिन 2007-8 आते आते कुछ अधिकारियों ने भू माफिया के साथ मिलकर कुछ ऐसे लोग भी कागज पर बना दिए जिनकी कोई जमीन फायरिंग रेंज में नहीं गई थी और उन्हें भी मुआवजा दिलवाया गया। यह मुआवजा था सरकारी जमीन, यानी कि फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी जमीन निजी हाथों में पहुंच गई। अब यहीं पर एंट्री होती है स्काईलाइट कंपनी की। ध्यान रखिएगा कि यह वही कंपनी है जो साल 2007 में 1 लाख रुपए की पूंजी से बनी थी, जिसने हरियाणा में 7.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी थी। तो इसी स्काईलाइट कंपनी ने बीकानेर के कोलायत इलाके में 4 जनवरी 2010 को 69.55 हेक्टेयर जमीन खरीदी, और वो भी सिर्फ 72 लाख रुपए में। यह जमीन खरीदी गई थी राजेंद्र कुमार और किशोर सिंह से, जिनके पास जमीन का मुख्तारनामा था। यह वही जमीन थी जिसे मुआवजे के तौर पर सरकार की ओर से उन भू माफियाओं को दे दिया गया, जिन्होंने फर्जी कागजात बनाकर यह साबित किया था कि उनकी अपनी जमीन फायरिंग रेंज के विस्तार में चली गई है और यह जमीन उन्हें सरकारी मुआवजे के तौर पर मिली है। लेकिन स्काईलाइट कंपनी ने यह जमीन अपने पास नहीं रखी, बल्कि कुछ ही समय के बाद 23 जनवरी 2012 को इस जमीन को एलेग्नी फिनलीज नाम की एक कंपनी को लगभग 5.15 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। यानी कि कुछ ही महीने में स्काईलाइट कंपनी ने तकरीबन 4.43 करोड़ रुपए कमा लिए। इस जमीन की खरीद फरोख्त तब हुई जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत उस सरकार के मुखिया थे। आरोप लगे कि जब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने यह जमीन 72 लाख रुपए में खरीद ली, तो सरकार ने सौर ऊर्जा की नीति में ऐसा बदलाव किया कि स्काईलाइट की उस जमीन की कीमत बढ़ गई और उसे बेचकर रॉबर्ट वाड्रा ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो इस कहानी का एक और सिरा बाकी है, जो खुलता है लंदन में और जाकर जुड़ता है उस संजय भंडारी से, जो कुख्यात आर्म्स डीलर रहा है। और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो है एक बंगला, जो 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर, जो लंदन के सबसे पॉश इलाकों में से एक मैरीलेबोन में बना हुआ है। साल 2009 में इस घर को खरीदा था संजय भंडारी ने, जो साल 2016 से ही भारत सरकार के लिए भगोड़ा अपराधी है। दरअसल संजय भंडारी भारत सरकार के लिए एक हथियार डीलर और रक्षा सलाहकार हुआ करता था। उसकी कंपनी थी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस। साल 2016 में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहां से भारत सरकार के रक्षा सौदों से जुड़े ऐसे गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। इस छापेमारी के बाद संजय भंडारी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ और तब गिरफ्तारी से बचने के लिए संजय भंडारी देश छोड़कर भाग गया। हालांकि दस्तावेजों की जांच के दौरान एजेंसियों को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए थे। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि जांच एजेंसियों को संजय भंडारी के घर से क्या क्या मिला। जांच एजेंसियों के दावे के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए जो फ्यूचर में हथियार खरीदे जाने थे, उनसे जुड़ी जानकारी संजय भंडारी के घर से मिली थी। इसके अलावा दुनिया भर की हथियार कंपनियों ने भारत सरकार को जो प्रस्ताव भेजे थे, उसके कॉन्फिडेंशियल पेपर्स भी संजय भंडारी से बरामद हुए थे। यही नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग्स में हथियारों की कीमतों को लेकर जो चर्चा हुई थी, उसके कागजात भी संजय भंडारी के पास थे, जो जांच एजेंसियों ने बरामद किए थे। इन दस्तावेजों के सहारे जांच एजेंसियों ने पाया कि देश में हुए कम से कम 2 बड़े रक्षा सौदों में संजय भंडारी की भूमिका रही है। पहला सौदा था पिलाटस एयरक्राफ्ट डील का, जिसमें साल 2012 में भारत ने स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाटस से 75 बेसिक ट्रेनर जहाज खरीदे थे। इस सौदे को पक्का करवाने में संजय भंडारी की भूमिका थी, जिसके लिए उसे कमीशन दिया गया था। दूसरा सौदा था ओएनजीसी का, जिसके एक प्रोजेक्ट के लिए संजय भंडारी के कहने पर दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग को ठेका दिया गया था। इसके लिए भी संजय भंडारी को कमीशन मिला था। जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि इन दोनों रक्षा सौदों से कमीशन में जो हासिल हुआ, उससे ही संजय भंडारी ने लंदन वाला बंगला खरीदा था। लेकिन इस पूरी जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि जांच एजेंसियों के मुताबिक संजय भंडारी की ये ऊंची पहुंच इसलिए बन पाई क्योंकि संजय भंडारी के पीछे रॉबर्ट वाड्रा का हाथ था
और कमीशन का पैसा हो या लंदन का बंगला, उसके असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा ही थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ कुछ ऐसे भी ईमेल्स लगे जिसे देखने के बाद दावा किया गया कि वो बंगला संजय भंडारी का नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा का है, और रॉबर्ट वाड्रा ने उस घर के रेनोवेशन के लिए भंडारी को मेल किए थे। साथ ही उन्होंने खर्च का भी लेखा जोखा रखा था। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा हमेशा से यही कहते आए हैं कि एक परिचित के तौर पर वो संजय भंडारी को जानते तो हैं, लेकिन ना तो संजय के साथ उनका कोई कारोबारी रिश्ता है और ना ही लंदन में उनकी कोई बेनामी संपत्ति है। अक्सर मीडिया के हमारे साथी भी गाहे बगाहे रॉबर्ट वाड्रा से उनके केस के बारे में पूछते ही रहते हैं, और वो भी हंसते मुस्कुराते, हाथ हिलाते, अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर बाइट देते रहते हैं और पूरी कवायद को राजनीति से प्रेरित बताते रहते हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों का सच क्या है, ये तो अदालत ही तय करेगी, लेकिन अदालत तक पहुंचने और पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है जांच एजेंसियों की, और जांच एजेंसियों ने तो रॉबर्ट वाड्रा को अदालत तक पहुंचा ही दिया है, जिसमें कुछ मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत हासिल है और कुछ आरोप पहले ही खारिज हो चुके हैं और कुछ के लिए रॉबर्ट को खुद ही अदालत में पेश होना है। लेकिन कुल जमा बात यह है कि इस देश के सबसे ताकतवर परिवार में शुमार गांधी परिवार के इस दामाद पर कुल 3 बड़े आरोप हैं, और तीनों ही आरोप संगीन है, जिसकी जांच इस देश की जांच एजेंसियां अब भी कर रही हैं। पहला मामला है डीएलएफ की लैंड डील का, जिसका खुलासा भले ही अशोक खेमका की वजह से हुआ हो और जिस पर पहले अरविंद केजरीवाल और फिर भाजपा ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की हो, लेकिन असल में इस केस में पहला मुकदमा दर्ज हुआ साल 2018 में, और वो भी तब जब राज्य में भाजपा की सरकार बने करीब 4 साल बीत चुके थे। हरियाणा के गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में इस केस की एफआईआर दर्ज हुई 1 सितंबर 2018 को। इसमें रॉबर्ट वाड्रा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ कंपनी और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के अलावा 5 आईएएस अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। मुकदमा आईपीसी की धारा 120 बी यानी साजिश, 420 यानी कि धोखाधड़ी, 467, 471 यानी कि जालसाजी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत दर्ज हुआ था। इसी एफआईआर के आधार पर दिसंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। करीब 7 साल के बाद अप्रैल 2025 में ईडी ने 15, 16 और 17 अप्रैल को लगातार 3 दिनों तक रॉबर्ट वाड्रा से घंटों तक पूछताछ की थी। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं था जब रॉबर्ट वाड्रा से किसी एजेंसी ने पूछताछ की हिम्मत जुटाई थी। इससे पहले भी साल 2019 में ईडी ने 2 बार रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की थी, लेकिन उस साल यानी कि अप्रैल 2025 में रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब के करीब 3 महीने बाद जुलाई 2025 में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए स्पेशल जज सुशांत चंगोत्रा ने 16 मई 2026 को रॉबर्ट वाड्रा को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। यह पहली बार होगा जब रॉबर्ट वाड्रा की अदालत में पेशी होगी, क्योंकि बवाल भले ही 2012 से ही चल रहा हो और केंद्र में भाजपा की सरकार भले ही 2014 से हो, लेकिन कभी कोई जांच एजेंसी रॉबर्ट वाड्रा को अदालत की दहलीज तक खींचकर नहीं ले जा पाई थी। 16 मई 2026 वो पहली तारीख होगी जब रॉबर्ट वाड्रा को अदालत तक जाना पड़ेगा और कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे दूसरे आरोप की भी है, जिसे दुनिया बीकानेर जमीन घोटाले के नाम से जानती है। इस मामले की शुरुआत में तो रॉबर्ट वाड्रा के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। कोलायत के स्थानीय तहसीलदार की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने बीकानेर के कोलायत में फर्जी तरीके से सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में साल 2014 में कुल 18 एफआईआर दर्ज की थी। चूंकि मामला करोड़ों रुपए की डील का था, तो ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका थी। ऐसे में पुलिस की एफआईआर के आधार पर सितंबर 2015 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। फिर जून 2016 में ईडी की ओर से स्काईलाइट कंपनी को नोटिस भी भेजा गया। यही वो कंपनी थी जिसने जमीन खरीदी थी, और यही वो कंपनी है जिसकी डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा की मां है। इस बीच इस केस में सीबीआई की भी एंट्री हो गई। सीबीआई ने भी साल 2017 में इस मामले में अलग अलग 17 केस दर्ज किए, जिनमें से 4 केस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़े हुए थे।
इस केस में भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा से 12 जुलाई 2019 को लंबी पूछताछ की थी। यह दूसरा मौका था जब ईडी ने न सिर्फ वाड्रा से पूछताछ की बल्कि वाड्रा और उनके परिवार की कुछ संपत्तियों को अटैच भी किया। वाड्रा के कुछ करीबी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और अब भी यह मामला चार्जशीट के दाखिल हो जाने के बाद अदालत के विचाराधीन है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो तीसरा और आखिरी मामला है वो जुड़ता है हथियार कारोबारी और भारत के भगोड़े अपराधी संजय भंडारी से। इस मामले में भी बात चूंकि पैसे की ही है तो इसमें केस भी प्रवर्तन निदेशालय ने ही दर्ज किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने साल 2016 में ही रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस दर्ज किया था और यही वो पहला मौका था जब ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की हिम्मत जुटाई थी। इसी केस में ईडी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा को अपने दिल्ली के जामनगर दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। तब प्रियंका गांधी वाड्रा भी रॉबर्ट के साथ जामनगर वाले ऑफिस गई थी। केस आगे बढ़ा और फिर नवंबर 2025 में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें रॉबर्ट वाड्रा को भी आरोपी बना दिया। 2026 की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया और कहा कि लंदन वाले बंगले के असली मालिक रॉबर्ट वाड्रा ही है। इस केस में पूछताछ के लिए ईडी संजय भंडारी को भारत लाना चाहती है। भारत की ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि भी है, फिर भी संजय अभी तक भारत नहीं आ पाया है, जिससे जांच भी पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा यह मामला भी अभी विचाराधीन ही है, यानी कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, मामले को खींचकर चार्जशीट करके अदालत तक भी लेकर जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून की जीत है या सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि वाड्रा के पास देश के सबसे महंगे वकीलों की वो फौज है जिसने पिछले करीब 2 दशक से उन्हें कस्टोडियल इंटेरोगेशन से बचाए रखा है। इन मुकदमों का अंतिम फैसला चाहे जो हो, लेकिन इनसे वो सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं जिसमें हर कोई पूछता है कि क्या यह सब सिर्फ बिजनेस माइंड का कमाल है या फिर इसे ही पावर कनेक्शन कहते हैं। क्योंकि आज भी जब किसी भ्रष्टाचार की बात होती है या आज भी जब गांधी परिवार की सबसे कमजोर नस को दबाने की बात आती है तो सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है और वो है दामाद जी। और शायद यही वजह है कि साल 2012 से राजनीति में उतरने की मंशा रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा 14 साल बाद भी आधिकारिक तौर पर ना तो कांग्रेसी हो पाए हैं और ना ही नेता। अब भी उनकी पहचान गांधी परिवार के दामाद के तौर पर ही है। अब वाड्रा खुश हों या ना खुश, लेकिन इस पहचान से उनका पीछा तो छूटने वाला नहीं है। बाकी तो रॉबर्ट वाड्रा की यह कहानी एक मामूली से पीतल कारोबारी के सिर्फ अर्श पर पहुंचने की कहानी नहीं है और ना ही सत्ता के गलियारों में रसूख की ये इकलौती दास्तान है, बल्कि अब तो ये कहानी राजनीति के दामाद कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है। 2012 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आग से निकला जीजाजी शब्द आज भी सियासी फिजाओं में तैर रहा है और गांधी परिवार का हर विरोधी इस शब्द को अपने मनमाफिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही पुराना है कि क्या यह सब वाकई एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का हिस्सा था या फिर गांधी परिवार को घेरने के लिए वाड्रा एक आसान जरिया थे। अब इसे गांधी परिवार की ताकत कहें या फिर उसका सियासी तिलिस्म कि करीब 14 साल के शोर, अनगिनत जांच और राजनीति के उतार चढ़ाव के बाद भी कानून के हाथ अब तक सिर्फ कागजों, समन और कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों की पूछताछ तक ही सीमित रहे हैं। अब यह गांधी सरनेम की ताकत और उस परिवार का तिलिस्म कब तक कायम रहेगा और कितना कायम रहेगा, ये अदालत के अंतिम फैसलों पर निर्भर रहेगा। और तब तक गांधी परिवार के इस बिजनेसमैन दामाद का काम जस का तस चलता रहेगा। तो ये था रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी से जुड़ा पूरा किस्सा, जिसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी तौफीक और इरशाद ने। यह किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। किस्सा के अगले एपिसोड में आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। बाकी किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में हमारे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।